8वीं कक्षा का दूसरा पाठ लाख की चिड़िया, ये पाठ के बारे में अपन जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे लाख की चिड़ी और कांच की चिड़ी का थोड़ा बहुत फ़र्क में जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बदलू को, जो बदलू मामा है, उसको एक बात के ऊपर बहुत चिढ़ थी, वो चिढ़ थी कांच की चिड़िया। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चिड़िया देख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुड़ उड़ता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अगर से कोई भी लेडीज़ के हाथ में कांच की चिड़िया दिखे तो इन्हें अंदर ही अंदर ज़रा कुड़कुड़ा लेते थे और सामने लेडीज़ अगर से बैठे हुए रहे तो उनको भी चार बातें कर देते थे। मुझसे तो वो घंटे बातें किया करता। जो लेखक है, लेखक के साथ उन्होंने घंटों बातें कर लेते हुए बैठता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में मुझसे बातचीत करता था। मैं अच्छा घंटों बैठ जाता था। तो कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कैसा पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, और कभी मेरे घर के बारे में पूछता था और कभी कभी शहर की ज़िंदगी के बारे में, शहर के लोग कैसे रहते, क्या है क्या नहीं, उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी लेता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चिड़िया पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात अलग है लाला। क्या है? जब ये लेखक उसका उत्तर देते कि शहर के जो लोग हैं चिड़िया कांच के चिड़िया पहनते हैं, तो उसके बदले में बदलू काका बोलते हैं, शहर की बात ही अलग है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो जो कुछ नहीं होना है वो चीज़ें भी वहाँ पे होते रहते हैं। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमती भी है। वहाँ पे क्या है, जो गांव में जो नहीं होते वो चीज़ें शहर में बहुत सारे होते हैं। वहाँ के औरतें अपने अपने मर्दों के हाथों भी पकड़ के सड़क के पर घूमते रहते हैं, एक दूसरों के गलों में हाथों डाल लेके। और फिर उसकी कलाई नाजुक होती है ना, और उसके हाथों भी नाजुक रहते हैं। अगर गुस्से से झटके से कोई पकड़ के खींचा तो हाथ ही टूट जाता। लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। अगर से ये लाख की चूड़ियाँ अगर से पिना दिए उनको तो उनके हाथ नाजुक रहने की वजह से मोच भी आ जा सकते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी ख़ास खातिर भी करता। जब जब बदलू लेखक के खातिरदारी भी अच्छी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मेरा रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। क्या है, इनकी खातिरदारी अच्छी करते थे। इनके पास एक गाय थी। ये गाय के दूध के साथ उसमें जो मलाई थी वो मलाई बचा के रखते थे, और आम के फसलें भी इनके न रहते थे। तो आम के सीज़न में दो चार आम रोज़ में वहाँ पे खा लेके आ जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था ये था कि लगभग रोज़ ही वो मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। इसके अलावा, ये खातिरदारी के अलावा, मुझे और एक उसका काम अच्छा लगता था कि कितना भी काम रहने दो मेरे लिए दो चार गोलियां उन्होंने बना देता। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीना वहाँ रहकर स्कूल खोलने के समय तक वापस आ जाता। मैं अक्सर गर्मी के छुट्टियों में मेरे मामा के पास चले जाता था। एक 15 दिन, आधा महीना यानी 15 दिन वहाँ पे रह के स्कूल खुलने के बाद मैं वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। ऐसा 2-3 बार मैं हर छुट्टियों में मेरे मामा के पास गया हूँगा, लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र एक बहुत बड़े शहर में बहुत दूर हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। बहुत दूर ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से
मैं बहुत टाइम तक यानी कई समय तक, कई साल तक मेरे मामा के पास नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। क्या है, लगभग 8-10 साल तक मैं वहाँ पे नहीं गया था। तो उसके बाद मैं वहाँ गया तो जो मेरे बचपन में मेरे को गोलियों की जो ख्वाहिश थी वो अब मेरे पास नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया और मैं वो गांव में रहने के बावजूद मुझे ये बदलू मामा का याद नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अब मैं हर एक के हाथों में देखा कि लगभग वहाँ के औरतें भी कांच की चूड़ियां पहनने लगे। विरले के ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। क्या है, मेरी बहन के हाथ में भी मैं लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहज मुझे बदलू का ध्यान हो आया। उसके बाद मुझे एक दिन बदलू का याद आ गया। बात यही हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चिड़ी टूट के उसकी कलाई में घुस गई। मेरे को ध्यान इसलिए आया कि बरसात में मेरे मामा की एक छोटी लड़की फिसल के नीचे गिर गई थी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थे। वो चूड़ी फूट के कलाई में घुस गई और खून बहने लगा और खून निकलने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। उस समय मेरे मामा घर पे नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। जो भी फर्स्ट एड करना है वो तब मुझे करना पड़ा। तभी सहज मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। तब मुझे बदलू मामा की याद आई और मैं सोच लिया कि बदलू मामा से मिल के आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। ऐसे ही घूमते घूमते मैं बदलू मामा के पास चले गया हूँ। उन्होंने चबूतरे पे बैठे हुआ था और एक नीम के झाड़ के नीचे पलंग डाल लेके बैठे हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। क्या है, इन्होंने जाके विश करे नमस्ते बोल के। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। मेरे को तो आंसर दे दिया विश का और उसके बाद नमस्ते का उत्तर देते हुए खाट के ऊपर बैठ गया उठ के। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निराहता रहा। उन्होंने पहले तो मुझे पहचाना नहीं, बहुत देर तक मुझे देखते रहा। आखिर ये कौन है? मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैं हूँ जनार्दन, जो आपके पास से बचपन में मैं गोलियां लेके जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। इस तरीके से उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस कराया। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू क्या है, फिर भी उन्होंने चुपचाप बैठ गया। उन्हें सोच में लग गया, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पुराने ज़माने की पिक्चरें याददाश्त कर लेते हुए उन्होंने बैठा हुआ। और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। उसके बाद उसे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। एकदम उठ के उन्होंने मुझे बुलाया और आओ आओ बोल के पुकार के मुझे फिर काका का नाम देते हुए बैठिए बोल के बिठाया। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। और उससे पूछा कि आप बहुत दिन के बाद फिर यहाँ आए। तो जब जनार्दन उत्तर दे रहा कि काका मैं यहाँ पे बहुत दिन से नहीं आ सका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया, जो मैं कुर्सी के ऊपर बैठते बैठते उत्तर दिया कि हाँ बहुत दिन से मैं यहाँ पे नहीं आ सका। कुछ देर फिर शांति रही, फिर थोड़ी देर खामोश हो गए। मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई।
मेरी नज़र उधर इधर चारों तरफ फैला। ना तो मुझे उसकी मचाई ही नज़र आई, मुझे तो उसका जो मछिया था वो नहीं दिखा, ना ही भट्टी। और जो भट्टी उन्होंने लगा लेके लाख की चिड़ियाँ पिघलाते थे वो भी मुझे नज़र नहीं आई। आजकल काम नहीं करते हैं काका? मैंने पूछा। काका से मैं सवाल किया कि क्या हुआ, आजकल काम नहीं कर रहे हैं क्या आप? नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। नहीं, मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम तो कई सालों से रुक गया है। मेरी बनाई चिड़िया कोई पूछे तब तो, जो चिड़िया मैं बना रहा हूँ वो चिड़िया कोई पूछने वाला नहीं है। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, हर गांव में भी कांच की चिड़िया ज़्यादा बिकने लगे हैं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लाला। फिर चुप रह गया, थोड़ी देर खामोश बैठ गया। मेरे चिड़िया नहीं बिक रहे हैं और पहने वाले कोई भी नहीं है। फिर बोला, आजकल का ज़माना मशीनों का ज़माना है ना, आजकल सब काम मशीन से ही होते हैं। आजकल जो भी काम हो रहा है वो पूरा मशीनों से हो रहे हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। जो पहले ज़माने में बैलों को लेके हल करते थे, ज़मीन को जोतते थे, वो आजकल मशीनों से ये काम अभी हो रहे हैं। जो सुंदरता कांच की चिड़िया में होती है, लाख में कहाँ संभव है। जो खूबसूरती कांच की चिड़ियों में रहती वो लाख की चिड़ियों में कहाँ है। लेकिन कांच का बड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन जो कांच है बहुत बड़ी ख़तरनाक होती, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेकिन कांच तो बहुत ख़तरनाक होती और ये जल्दी टूट जाती है, नाजुक तो फिर होता ही है लाला। फिर उसका जवाब इन्होंने दिया, लाला ये कांच की चिड़ियाँ तो नाजुक ही होते हैं। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। इस तरीके से बोलते बोलते उसको खांसी आई और बहुत देर तक खांसने लगा। मुझे लगा उसे दमा है। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि उसे दमे की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। जो टाइम के हिसाब से देखा गया तो उन्होंने एक बुढ़ापे की ओर जा रहा था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जो उसके हाथों के ऊपर, माथे के ऊपर झिर्नियाँ जैसा बुढ़ापे की निशानी आ गई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम नहीं है मुझे, दमा नहीं है मुझे। जो मैं सोच रहा था इसे काश दमा है बोल के, लेकिन मेरी शंका, मेरी जो शक है वो कैसा महसूस करा क्या है नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एकदम उत्तर दिया कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है, ये पुरानी खांसी है, ये महीने 2 महीने से आ रही है, ये महीने 2 महीने से ये खांसी आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, एक 10-15 दिन रहेंगी उसके बाद ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। फिर ये लेखक जो जनार्दन है उन्होंने चुप रह गए। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ उसके अंदर कुछ एक बहुत बड़ी कहानी, यानी तो बहुत बड़ी गम उसके अंदर छुपे हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मैं कितनी की देर तक सोचते रहा कि आजकल का जो ज़माना है कितने जनों के हाथ काट दिए होंगे। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छा नहीं लगी और थोड़ी देर हम दोनों में खामोशी थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है काका? फिर मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे पूछा, आम के फसलें कैसे है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा और कुछ देर तक मैं इनको दूसरे बातों में लगा दिया। अच्छा है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। नहीं, आम के फसलें अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि उसका जवाब देते हुए अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दिए।
अरे रज्जो, यहाँ पे बेटी का नाम है रज्जो। रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आओ। क्या है रज्जो, जो लाला है उनके लिए तो आम लेके आओ। फिर मेरी वो मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर मेरे तरफ ना पलट के बोल रहा कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये साल तो आम बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा मैं तुमको। फिर बदलू ने उत्तर दिया कि बिना आम खाए मैं आपको कैसे ना जाने दूंगा। मैं चुप हो गया, फिर मैं खामोश हो गया हूँ। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर मुझे मेरा बचपना याद आया कि मेरे लिए उन्हें मलाई भी बचा के रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर उनसे पूछा कि गाय तो अच्छी है ना। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। गाय तो अब मेरे पास नहीं है, 2 साल हो गए बेच के। उसे खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। इतने में उसकी बेटी रज्जो अंदर से एक बर्तन में बहुत सारे आम भर के लेके आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। ये आम तो बहुत है, इतने आम मैं कहाँ से खा सकूँगा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शरीर ठहरे ना, उन्होंने हंसते हुए बोल रहा, क्या है ये, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। मैं अगर से आपकी उम्र में रहता था तो जो ये आम लेके आए उसके 4 हिस्से चौगुने आम मैं एक साथ खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। आप लोगों की बात तो अलग है, आप किसी भी हाल में खा लेते थे, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लालो को 4-5 आम छाट कर दो, सुंदर वाले देना। अच्छी बात है, 4-5 आम दे दो, अच्छे देख के दो, खराब नहीं रहना। देखो लाला कैसे हैं, इस साल ये पेड़ तैयार हुआ है। देखो लाला ये आम कैसे हैं, ये आम का झाड़ ये साल तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। अंजलि में लेके मेरी ओर बढ़ दिए, यानी हाथ में लेके आके मेरे ओर दिए। तो मैं ये आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह उसके हाथों पर पड़ी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चिड़ियाँ बहुत फब रही थी। इसके गोरे गोरे हाथों पे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ अभी भी पहनी हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी की विवाह पर। ये जो चूड़ियाँ हैं लाख की चूड़ियाँ, ये आखिरी जोड़ा है। ज़मींदार की लड़की की शादी के वक्त में ये जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। 10 रुपये 10 आने देने के लिए जा रहे थे तो ये जोड़ा मैं उनको नहीं दिया। मैं बोला जाके शहर से ख़रीद के ला लो। मैंने आम ले लिया और खा के थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैं वहाँ बैठ के आम खा लिया और थोड़ी देर बैठ के वहाँ से आ गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मुझे एक बात की खुशी थी कि कांच के ज़माने को याद करते हुए भी अपनी हार तो मान ली, लेकिन फिर भी अपने घर में लाख की चूड़ियाँ रख के उसकी हार को मानने नहीं दिया। उसका व्यक्तित्व कांच की चिड़िया जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। जो उसका दिल और उसका व्यक्तित्व जैसे कांच की चूड़ियाँ टूट जाते हैं, वैसा इसका दिल भी टूटने वाला नहीं था।
उतना आसानी से लाख की चिड़ियों के जैसा मजबूत उसका दिल बने हुआ था। यह आज का पाठ है। भाषा की बात। यह भाषा की बात में अपन वाक्य के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के हैं देखेंगे। वाक्य के भेद 8 प्रकार के हैं। उसमें पहला है निषेधार्थक। ये निषेधार्थक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से किसी बात के ना होने अथवा किसी विषय के अभाव का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य है वो किसी बात से हो दो, उसका बात हो दो या उसके विषय हो दो, उसका अभाव जहाँ पे होता है वही है निषेधार्थक वाक्य। एक एग्जाम्पल, हमें रोटी नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, हमें रोटी नहीं चाहिए। निषेध यानी रोटी को निषेध कर दे रहे हैं लोग, सिर्फ मुझे खाना चाहिए, रोटी नहीं होना। और दूसरा वाक्य है विधानार्थक वाक्य। विधान, जिस वाक्य से किसी बात का होना प्रकट हो उसे विधानात्मक। जिस वाक्य से, जो सेंटेंस है वहाँ पे कुछ चीज़ का होना महसूस कर रहे हैं, प्रकट हो रहा, तो वो वाक्य है विधानार्थक वाक्य। एग्जाम्पल, भारत में भिन्नता में एकता है। एक एग्जाम्पल ले लिए तो भारत में भिन्नता में एकता है। कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं। ये क्या है? विधानार्थक, एक विधि, है। यानी यहाँ पे एकता, भारत में एकता है, ये अपने को मालूम हो रहा, और छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से किसी बात का होना, यहाँ पे ये बात यहाँ पे हो रही, कॉलेज में लड़के पढ़ रहे हैं, कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं, ये बात का होना हमको यहाँ पे मालूम हो रहा, तो ये हो गया विधानात्मक। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा यानी किसी भी कुछ कमेंट करना, यानी कुछ सवाल करना, यानी तो कुछ आर्डर देना। यहाँ पे आर्डर देना। जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश, अनुदेश, उपदेश देने का बोध हो उसे आज्ञार्थ वाक्य कहते हैं। ये वाक्य से क्या है? आज्ञा देना यानी आर्डर देना, उपदेश देना, किसी को नसीहत करना, कुछ आदेश देना, ऐसे चीज़ों को यहाँ बताने वाला है आज्ञार्थ, यानी उसका आज्ञा का पालन करना। तुम कल उससे मिलो। एक एग्जाम्पल ले लिए अपन, यहाँ पे एक आदेश दे रहे हैं, यानी एक आर्डर पास कर रहे हैं, कल आप उससे मिलिए, इस तरीके से आर्डर देना। चौथा है प्रश्नार्थक, यानी क्वेश्चन करना। जिस वाक्य से किसी विषय का संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, ये वाक्य में क्या है? किसी विषय पर क्वेश्चन करने का या अवसर जो मिलता उसे कहते हैं प्रश्नार्थक शब्द। एग्जाम्पल, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है। इस तरीके से जो सवाल किया करते हैं वो है प्रश्नार्थक शब्द। जिस वाक्य से किसी विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, यानी जिस वाक्य से, ये जो वाक्य है, ये एक वाक्य बन रहा, वो क्या है, किससे रिलेटेड रहना है, एक सवाल से, क्वेश्चन बनना है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये जो बोध होता, जो क्वेश्चन बनता, उससे कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, प्रश्न क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लिए, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक वाक्य अपन दे रहे हैं, यह वाक्य में क्या पूछ रहे हैं अपन, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। और एक वाक्य, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है। इस तरीके से यहाँ पे एक वाक्य बनना है जो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं।